अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आप लिए नावल लेके आई हूँ तेरे संग यारा। एज डिफरेंस नावल है, रोमांटिक नावल, कज़न मैरिज बेस्ड, रूड हीरो, लव स्टोरी, उर्दू नावल है, हवेली बेस्ड, बनी बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मालूम था कि वो बहुत जल्दी डर जाती है, कभी किसी ने उसे कोई बात नहीं डाली थी क्योंकि डॉक्टर ने उसके पैदा होते ही ज़ुबैर खानज़ादा को सख्ती से कहा था कि इसके दिल बहुत कमज़ोर है, अगर कोई थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो ये परेशान हो जाएगी, रोने लगेगी वगैरह वगैरह। अच्छा ना मेरी जान, रो तो नहीं, मैं तो बस इतना समझा रहा हूँ कि शोहर को ऐसे नहीं कहते, गुनाह मिलता है। माहिर ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चुप करवाया और फिर वो रोते रोते हुए ज़िद नाराज़गी से नाक और चेहरा फुलाई बोली तो माहिर फिक्रमंदी से उसे देखा। माहिर उसकी मासूम से गुस्से पर मुस्कुराहट दबाकर गाड़ी दोबारा से स्टार्ट कर चुका था। मुझे बारिश में नहाना है प्लीज़। कुछ देर सब्र के बाद दोबारा इल्तिजा करने लगी तो माहिर ने मुस्कुरा कर उसे देखा, पलवशे तुम चादर ओढ़ कर नहीं आई, अब बारिश में नहाओगी तो तुम्हारे पास और कपड़े भी नहीं हैं, वैसे भी यूँ पब्लिक में बारिश में नहीं नहाना चाहिए। माहिर ने सादा लफ्ज़ों में उसे इनकार किया तो वो मुंह बसोड़ कर रुख फेर कर दूसरी तरफ मुंह मोड़ कर बैठ गई। फिर जितना वक्त उन्होंने साथ गुजारा यूं ही रूठी रही, लेकिन फिर भी माहिर का रुकावट उसकी संगत बेहसीन गुजरा था। आज मेरोश और अवेज़ शाह का सर दर्द और बहता जा रहा था और महीना था। इस दिन के बाद कुछ ही दिन में रोहान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मेरोश अब उससे पहले बढ़कर उसका ख्याल रखती थी, मगर अवेज़ शाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कमरे में अपने आप में यूँ गुम हो जाता था जैसे तो वो मेरोश इसके पास आई नहीं और ना ही वो उसकी बात सुनता, बस खामोशी से सुन रहता। और उसकी गलती कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी अवेज़ शाह ने बढ़ा दी थी। कुछ अपनी हालत को समझ रही थी लेकिन समझते हुए भी खामोश रही। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे और वो अभी सोया हुआ था जब मेरोश लॉन में वॉक करने के बाद अंदर रूम में आई। एक बात इन दिनों में मेरोश ने महसूस की थी कि अवेज़ का रवैया उसने सर धोने के साथ साथ उसके साथ अपने काम में करवाने लगा था। वो बिल्कुल उसे किसी मुलाजिम की तरह ट्रीट कर रहा था। वो अपना है काम इसी से करवाने लगा था, अपना ही काम उसी से करवाने लगा था। कमरे में तो उसे मुहातिब भी नहीं करवाता था, लेकिन जब बाहर आता तो फिर भी दिल में भी उसकी नाराज़गी याद करते ज़रा भी मुतमईन नहीं होता। कमरे में उस वक़्त बिल्कुल गहरी तारीकी छाई हुई थी, जैसे अभी रात हवा और पर्दों में खिड़कियों को ढका हुआ था। लाइट और लैंप दोनों ही ऑफ थे तो कमरे में रोशनी न होने के बराबर थी। मेरोश आहिस्ता से चलती हुई बेड तक आई और अपनी जगह पर लेट कर आँखें बंद कर लीं। वो कुछ देर आँखें बंद कर अपने दिमाग पुरसुकून करना चाहती थी। अभी उसे लेटे कुछ देर ही हुई थी कि कमरे की खामोश फिज़ा को अलार्म के शोर ने तोड़ डाला। वो जानती थी कि अब अवेज़ के उठने का टाइम हो चुका है, इसलिए यूं ही आंखों पर बाजू रखते हुए वो लेटी रही। अवेज़ अलार्म की आवाज़ पर उठा और कंबल साइड पर रखते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो जानती थी कि वो अवेज़ शाह नाराज़ है, उसे फ़िलहाल तो बस एक ही हाल नज़र आ रहा था जो उसे नरम करता, इसलिए आज रात उससे बात करने का फ़ैसला किया। जब वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आया तो एक नज़र के सिवा सोए हुए वजूद पर डाली, लेकिन वो खुद पर काबू करता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और बाल बनाने लगा। मेरोश कुछ लम्हे ही लेटे चोर नज़रों से उसके पुरकशिश चेहरे को देखती रही, फिर हिम्मत करती आहिस्ता से कंबल खुद से हटाते हुए उठी और उस तक आई। अवेज़ शाह उसका उठना महसूस कर चुका था। वो हैरान था कि मेरोश उसके पास क्यों आई, वो खामोश क्यों। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ड्राइवर के साथ डॉक्टर को दिखाने चली जाऊँ। वो नज़रें झुकाए भराई हुई आवाज़ में बोली। उसके कठोर शख्स के सामने हरगिज़ रोना नहीं चाहते थे, लेकिन गम की वजह से उसकी आंखों में आंसू बहुत बहने लगे। अवेज़ उसकी बात पर पल भर को परेशान हुआ, लेकिन फिर दिमाग के खटके खुद पर परफ्यूम छिड़का और कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइवर के साथ कहीं जाने की, खुद ही तबीयत ठीक हो जाएगी, खामोशी से घर बैठो। अवेज़ शाह सवाकी से बोला तो मेरोश ने पुरशिकवा निगाहों से उसकी आंखों में देखा और उसका दिल अवेज़ शाह से सवाल पूछने के लिए मचलने लगा कि ये मोहब्बत थी या उसकी सिर्फ एक रात कमरे में देर से आने की वजह से 1.5 महीना होने को आया था कि उसे लाताल्लुक हो बैठा। मैं आंटी या सोहापी को साथ लेकर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो बामुश्किल उसकी तरफ देखते हुए बोली तो अवेज़ ने परफ्यूम रख कर उसकी जानिब किया और उसका
सता हुआ चेहरा देखकर पल भर आवेश तड़प उठा था। क्या हालत बना लिया है इसने इन चंद दिनों में। रात देर तक जागने और रोने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द हल्के बन गए थे और चेहरे की रंगत भी गुलाबी से जर्द हो रही थी। आंखों में जो रौनक हर वक्त बसेरे किए रखती थी अब वो कहीं खो गई थी। इस वक्त वो सादा से मैरून रंग की शलवार कमीज में थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? होना चाहते हुए भी पूछ बैठा। सारी रात नाराज़गी एक तरफ, लेकिन वो महरोज से मोहब्बत भी बहुत करता था। अपनी वजह से उसकी ये हालत देखकर अवैज़ दिल फटने को आया था। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या हुआ और क्या नहीं। अब बस मुझे इजाज़त दे तो मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल चली जाऊँ। उसकी फ़िक्र पर महरोज का लहजा तल्ख़ हुआ। जो पूछा जाए उसी का जवाब बकबक करने की ज़रूरत नहीं। अवैज़ जानबूझकर दोबारा लहजे में गुस्से में बोला। महरोज उसकी जानिब देखने लगा और उसका दिल चीख कर रोने को चाह रहा था। वो कंबल खुद में छुपाते बिना आवाज़ आंसू बहाने लगी। अवैज़ कंबल के बाहर भी उसके वजूद की कपाहट महसूस कर रहा था। अवैज़ परेशानी में उस तक आया। उसने वजूद में नरमी से कंबल अलहदा किया और उस हालत को देखते हुए अवैज़ का सांस ठहर सा गया था। वो उल्टी लेटी थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए ज़ारुकता रो रहे जा रही थी। जिस्म हौले हौले कपकपा रहा था। अवैज़ ने एक लम्हा की ताहीर किए बगैर उसे थाम कर सीधे किया और दोनों हाथ उसकी अतराफ में रखता उस पर झुका। महरोज मेरी जान, बस तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, उठो डॉक्टर के पास चलें। अवैज़ शाह उसकी बेचैनी को देखकर घबरा रहा था। अवैज़ मोहब्बत से चेहरा बिल्कुल उसके करीब ये बोला तो उसकी सुर्ख नज़रों को अवैज़ ने देखा। आप मुझसे नाराज़ भी हैं ना? वो बच्चों के से अंदाज में बोली तो अवैज़ का दिल एक दफ़ा फिर रुक कर चला था। नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो अपने बच्चे से। अवैज़ ने उसे उठाकर कहना क्या था और फिर आओ चले। मैं उसकी आंखें साफ करता हुआ उसका हाथ थाम कर नीचे की तरफ आया। महरोज उसकी नाराज़गी दूर होते ही होश हो गई थी। उस वक़्त वो अपनी हालत, अवैज़ की बेरुखी सब कुछ भूल कर सिर्फ उसके मान जान गई थी और डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने तफसीली से जायज़ा लिया और उसके शक व यकीन में बदल दिया कि वो तब तक ही अवैज़ से नज़रें भी मिला पा रही थी। अजीब शर्म का एहसास हो रहा था उसे, जैसे इस सब में वो कसूरवार हो। वो दोनों गाड़ी में आए तो अवैज़ ने गाड़ी रोड पर डालते ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी थाई पर रखा। महरोज के इस अमल पर मज़ीद सुर्ख होती नज़रें वो बाहर रोड पर गाड़ गई थी। लड़की तुम्हें क्या हो गया है? अवैज़ शरारत से उसकी तरफ देखकर बोला तो उसने अवैज़ को घूर कर देखा और उसकी मासूमाना घूरी पर उसने डराने के अंदाज में चेहरे का रुख बदला था। आप मेरी बात मानेंगे? देखो। वो कुछ देर सोचती हुई आहिस्ता से नज़रें उठाकर बोली तो अवैज़ ने इस बात में सर हिलाया। मुझे मेरी हवेली ले जाएं सिर्फ कुछ देर के लिए, मैं सब से मिलूँ प्लीज़। वो दुखी हुई थी बोली। महरोज ने उस वक़्त बहुत खुश थी तो मुझे प्लीज़ गुस्सा करने पर मजबूर नहीं करो। अवैज़ ने संजीदगी से कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वह फिर सारा रास्ता खामोश रहा। रात का टाइम था और खान हाउस में गहमा गहमी मची हुई थी। आज सब डिनर के लिए हबीब खानज़ादा गए हुए थे। मिरहा अरमान की बेबाक हरकतों पर जिंजलाई मुश्किल ज्वेलरी पहन रही थी और उसने आज रेड कलर का पाँव फ्राक पहना हुआ था और जिसके साथ ब्लैक दुपट्टा उसके बेड पर ही डाला हुआ था और कानों में अवेज़ा पहनती तो अरमान की बोलती नज़रों से डिस्टर्ब कर रही थी। वो जानती थी कि अरमान जानबूझकर फ़कत उसे तंग करना चाह रहा है। आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो ज्वेलरी पहने के बाद उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली थी। उसका खूबसूरत सरापा देखकर अरमान की नज़रों में खुमार सा आया था। मिरहा उसकी तरफ से घबराती हुई देख रही थी। उसकी एहतियाती तदबीर पर मुस्कुरातन वो उठकर बेड के पास आया और उसे करीब करते हुए देखकर मिरहा ने कदम पीछे लेने शुरू किए थे। अभी उसने 4 कदम पीछे लिए ही थे जब उसे ये जानकर दुख हुआ कि पीछे दीवार थी। वो नजर दीवार से लगी अरमान के जज्बात को मज़ीद बढ़ावा दे रही थी। अरमान ने बिल्कुल उसके करीब आकर अलग होकर कदम रोके तो मिरहा का दिल ज़ोर ज़ोर धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से दुपट्टा मिरहा से अलग करते बेड पर उछाला और फिर आंखों में देखा। कितनी दफ़ा समझाया है अपने वजूद सिर्फ इस कमरे से बाहर छुपाया करो, आइंदा मेरे सामने इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं। नीचे दुपट्टे का हाथ से आ रखना, लिपस्टिक ठीक करके नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरमान संजीदगी से कहता कमरे में चला गया और वो भी लिपस्टिक सेट करती अपना दुपट्टा और मोबाइल लेती नीचे आई। सभी लॉन्च में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो इस अरमान के साथ खड़ी थी और फिर शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर दोनों की नज़र उतारी थी। सीरत भी ग्रे शलवार कमीज़ वाइट दुपट्टे के साथ बेहद हसीन लग रही थी और उसकी गैर मौजूदगी में सीरत पर मुश्किल मुस्कुरा रही थी, वरना उसके बगैर तो उसके दिल कहीं नहीं लग रहा था। वो सभी अपनी गाड़ियों में सवार होते छोटी हवेली के लिए निकले थे। सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर ही मौजूद है। वो जो लोग छोटी हवेली पहुँचे तो समरीन बेगम, अली खानज़ादा
दरवाजे पर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। अलबत्ता हबीब खानज़ादा सामने ही सोफे पर बैठे अपने हाथ से मुलाजिम को कुछ समझा रहे थे। अली खानज़ादा ने परवशियों को मोहब्बत से उसे लगाया, मेरी बेटी आज पहली बार मेरे घर वापस आई है। उन्होंने इस बार मुस्कुराकर मोहब्बत से कहा तो वो शर्मा दी। उसे शर्माते देखकर मिरहा और सीरत दोनों ही मुस्कुराहट दबा गई। अली खानज़ादा अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाल कर परवशी को ज़बरदस्ती थमा दिया और वो 5-5 हज़ार के तकरीबन 20-25 नोट थे। बाओ, इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? नूरीन बेगम जल्दी से बोली। बाकी सब जाकर सोफे पर बैठ चुके थे। भाई क्यों ज़रूरत नहीं, परवशी बहू होने की हैसियत से पहली बार हमारे घर आई है तो इतना तो हक बनता है उनका। समरीन बेगम उसे खुद से साथ लगाते हुए बोली। वो इन सब की मोहब्बत पर शर्मिंदा सी हुई थी। नूरीन बेगम ने मुस्कुराकर तासिब से सर हिलाया और जाकर एक सोफे पर बैठ गई। समरीन बेगम ने एक सोफे पर बैठकर परवशी को अपने साथ बिठाया तो वो भी झुकाली बैठ गई। अजमीर खानज़ादा अली खानज़ादा से सवाल किया। मिरहा और सीरत एक दूसरे के साथ बैठी थी जो खुद ही उसके जिक्र पर सुर्ख हो गई थी। ऑफिस है। और फिर मिरहा जो अरमान के साथ बैठी थी अचानक अपनी कमर पर उसकी उंगलियां रेंगती महसूस करके झटके से उसकी तरफ देखा जो संजीदगी से हबीब खानज़ादा की बात सुन रहा था। मिरहा ने गुस्से से उसे देखा और उसने थोड़ा दूर होना चाहा तो अरमान की गिरफ्त मजबूत हुई। उसकी हालत देखते परवशी ने अब बदलने की खातिर उसे मिरहा को देखने से आंखें दिखाकर नजरें झुकाने पर मजबूर किया। इसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी अरमान ने उसे नहीं छोड़ा तो मिरहा ने भी अपनी हील उसके पाँव पर ज़ोर से कुचली थी। अरमान तकलीफ से कराह गया था। दर्द की वजह से उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी तो वो तेज़ी से उसके पास से उठी और सीरत के पास जाकर बैठी। वो सब लाउंज में ही मजबूत थे जब बहराम और माहिर इकट्ठे अंदर दाखिल हुए। दोनों ही ने साथ सलाम झाड़ा और माहिर उस परिपैकर को देखना चाहता था मगर अभी बहुत राज था और उसे ढूंढ नहीं पा रहा था वो कहाँ है। वो आगे बढ़कर सबके साथ मिला और फिर बहराम के पास बैठ गया सोफे पर। जब उसकी नज़र सामने वाले सोफे पर बैठी परवशी पर पड़ी तो माहिर को अपना दिल संभालना मुश्किल लगा था। उसका बेचैन दिल सा उसे देखते ही देखने का ख्वाहिशमंद था। माहिर भी दिल ही मानने पर सबको नज़रअंदाज कर गया। दूसरी तरफ वो उसकी नज़रें खुद पर पाते हुए कन्फ्यूज से हो गई थी। शर्म से नज़रें बिल्कुल झुका रखी थी जो माहिर खानज़ादा को अच्छी नहीं लग रही थी। आज इन सब आप खाना लग चुका है। समरीन बेगम जो इन दोनों के आते ही किचन में चली गई थी अब लाउंज में आती बुलंद आवाज़ में बोली। सभी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े थे। परवशी भी एहतरामन समरीन बेगम के साथ खाना सर्व करने लगी तो माहिर मुस्कुरा दिया। उसकी छोटी सी बीवी ने अब इस प्यारी सी हरकत से उसका दिल एक दफ़ा फिर अपना दीवाना बना दिया था। देखा मेरी बहू कितना ख्याल है मेरा, किस तरह मेरी मदद करवा रही है। समरीन बेगम मुस्कुराकर बोली तो वो सुरख पड़ी। सभी उसे शर्माते देखकर हंस दिए तो मज़ीद सिमट गई। यही तो समझा रहा हूँ अजमीर और ज़ुबैर को कि अब हमारी बेटी दे दें और हम सब इनसे बढ़कर ख्याल रखेंगे अपनी शहज़ादी को। और माहिर ने कौन सा पढ़ाई से रोकना है बच्ची को। अली खानज़ादा की बात पर वो परेशान हुई थी और उसकी एक मदद तलब नज़र बहराम पर डाली तो बहराम ने सर हिलाते उसे तसल्ली दी थी। हम जानते हैं कि हमारी गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे मगर ये बहुत छोटी है लाला। दूसरी वजह इसकी पढ़ाई और बिजनेस है और उसके आपके सामने कुछ नहीं कहती मगर जो हवेली ने उसे यही रोना डाला होता है कि अभी रुखसती नहीं होगी पहले बिजनेस होगा। ज़ुबैर खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा। आखिर उन्होंने इसका राज खोला तो उसने नाराज़गी से उन्हें देखा। चाचू मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ किससे के सामने बता रहा हूँ इसकी अलग कंपनी नहीं बनेगी और इसकी ख्वाहिश है तो अपने ऑफिस में इसका एक अलग रूम बनवा देता हूँ, वही काम कर सकती है बस। हाँ रुखसती के मामले में इसकी मर्ज़ी, जब ये चाहेगी तब रुखसती होगी। माहिर का कांटा प्लेट में रखते हुए सरसराते हुए बोला तो यही तो डर था उसे। बेटा आप परवशी को मना सकते हैं तो हमें इसे कोई एतराज़ नहीं। अजमीर साहब बात ख़त्म करते हुए परवशी मुंह फाड़ उसकी तरफ देखने लगी। अचानक उसकी कांसी जैसी आंखों में आंसू जमा हुए थे। माहिर जो उसे देख रहा था उसकी आंखों में आंसू देखकर फिक्रमंद हुआ लेकिन सबके सामने उसे चुप नहीं करवा सकता था। लाला मुझे हवेली जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ आएँ। वो बहराम की तरफ देखते हुए बरहाई आवाज़ में बोली। सब रही हैरत से उसे परेशानी में देखा। बेटा क्या हो गया है, आपने अभी कुछ खाया भी नहीं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। समरीन बेगम परेशानी से उठी और अब उस तक आई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया और दोनों आंखें साफ की। मुझे भूख नहीं है मम, मेरे सर में बहुत दर्द है, आराम करना चाहूँगी, नींद भी आई हुई है। वो बमुश्किल खुद पे काबू पाती हुई नूरीन बेगम तक आई और उसके पास बैठकर उसे खुद से लगाया। जो तो बच्चे हवेली जाने की क्या ज़रूरत है, ये भी तो आपकी हवेली है। आपका माहिर से निकाह भी ना होता तो भी आपके चाचू की हवेली है तो आप बिना झिझक यहाँ रुक सकती हैं। अली खानज़ादा मोहब्बत से बोले। परवशी अभी भी नूरीन बेगम की तरफ देख रही थी। वो अब अपनी हवेली के तमाम मर्दों से नाराज़ थी जो उसके वादे के करके पल भर में मुकर गए थे। नहीं चाचू मैं ले जाता हूँ इसे हवेली में,
ملازم ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی بات بنا لیں گے۔ بہرام کی بات پر ماہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیر کر اسے گھورا، لیکن وہ اسی ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ گیا۔ اٹھو چندا چلے۔ بہرام کھڑا ہوتا ہوا بولا تو سمرین نے اسے دیکھا۔ بیٹا ملازم ابھی تو جا رہے ہیں سروینٹ کوارٹر اور صبح 8 بجے ہی آئیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں رکی تھی کہ نہیں۔ اس کی بات پر سب متفق ہوتے ہوئے سر ہلا گئے تو سمرین بیگم اس لیے اوپر پورشن کی طرف بڑھی تھی اور اسے اپنے ساتھ والے کمرے میں بیڈ پر لٹایا اور اسے پیار کرتی دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ نیچے سب کھانا کھایا اور پھر ہلکی پھلکی باتوں میں چائے پی گئی۔ رات کے 11 بجے وہ لوگ حویلی کے لیے نکلے تھے۔ ازمیر خانزادہ کے کہنے پر سیرت بہرام کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر بے حد خوش تھی۔ وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ اویس اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا جہاں سب عورتیں ہی موجود تھیں۔ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ روحان جو سوہا کے بال کھینچ کر اسے تنگ کرنے میں لگا تھا انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان تک آیا۔ مہروش تو آنکھیں جھکائے ہاتھ بندھے بیٹھی تھی۔ اویس نے روحان کو اٹھا کر اسے پیار کیا اور اپنے گود میں بٹھایا۔ لالا آپ کا بیٹا میرا پکا دشمن ہے، مجال ہے کبھی اس نے مجھے پیار کیا ہو، جب بھی دیکھو مارنے پہنچ جاتا ہے۔ سوہان نے مسکراتے اویس سے شکایت کی تو اویس نے جھک کر روحان کی گال چومی۔ میرے بیٹے کی مرضی ہے، جس سے پیار کرے جس سے دشمنی۔ تم اپنے بچوں کو سے کہہ کر مہروش سے اپنے بدلے پورے کر لینا، ہم دونوں باپ بیٹے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اویس نے مسکرا کر مہروش کو چھیڑا تو اس نے نظریں اٹھا کر اویس شاہ کو گھورنا چاہا، لیکن جب کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تو وہ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کی اس حرکت پر اویس نے بمشکل ہی اپنا کہکہ ضبط کیا۔ صبح صبح آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ رابعہ شاہ کے سوال پر اویس نے مسکرا کر مہروش کو دیکھا۔ مہروش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اسے۔ اویس کے جواب پر وہ تینوں ہی پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سوہا نے جلدی سے سوال کیا تو مہروش شرماتی ہوئی مسکرا دی۔ تم پھوپھو بننے والی ہو؟ اویس نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ ماشاء اللہ سوہا، رابعہ اور نیدا بیگم اکٹھے ہی بولی۔ مہروش ان سب کے ریئیکشن پر جھنپ سی گئی۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے سلامت رکھے تم دونوں کو، ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہو۔ نیدا بیگم نے قریب آ کر محبت سے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے مہروش؟ جب آئی تھی کیسے کھلی کھلی سی تھی، اب دیکھو کیسے مرجھا گئی ہو۔ آج سے تمہارے کھانے پینے کا خیال میں خود رکھوں گی تاکہ بچے کی صحت پر اثر نہ پڑے۔ رابعہ بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر بولی تو وہ ان کی محبت پر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ وہ بہت ویک ہو چکی ہے تو آپ اس کا اچھے سے خیال رکھے گا، اس کا بس چلے تو ابھی 5 دن بھوکی رہے۔ اویس سنجیدگی سے بولا تو مہروش نے اس کی تھائی پر چٹکی کاٹی۔ اب سب تو نہیں بتا سکتی تھی جو اسے اتنے دن ناراض رہا، یہ حالت اسی کا نتیجہ۔ اٹھو آؤ، اب مجھے ایک فائل نہیں مل رہی، ڈھونڈو اور پھر میں آفس کے لیے نکلوں۔ اب سب کو تو نہیں بتا سکتی تھی نا۔ اویس روحان کو سوہا کے پاس بٹھا کر اس کی طرف مخاطب ہوا تو آہستہ سے اٹھی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اویس جھٹکے سے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اویس شاہ نے اسے کمرے میں تھام کر اسے لگایا اور آہستہ آہستہ اس کی کمر سے لاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مہروش نے آہستہ آہستہ سانسیں بھرنی شروع کی تو اس کا دماغ کچھ ہوش میں آیا۔ کچھ تو اگلے بندے کا احساس کر لینا چاہیے، وہ غصے میں بولی تو اویس نے ایک آنکھ دبائی۔ اویس آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ، آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آئی مجھ پر۔ کتنا منایا تھا نا میں نے آپ کو، مگر آپ نہیں مانے اور آپ نے سب کے سامنے مجھے کتنا ڈانٹا تھا اس دن، حالانکہ میں نے صرف پریشان نہ کرنے کے لیے روحان کے بخار کا نہیں بتایا تھا، میں صرف آپ کو پریشان نہ کرنے کے لیے روحان کا نہیں بتایا تھا۔ اور ایک ہی دفعہ سر شکوے کرنے لگی تو اویس شاہ کے لب اس کے بالوں پر رکھتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا ہی سر بنایا۔ مہر، جب میں نے تمہیں اتنا انتظار کیا تم نے ہی آئی تو سوچو میرا کیا حال ہوگا۔ 3 گھنٹے میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم جاتی تو سوہا کو کہہ سکتی تھی کہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ خیر چھوڑو، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اویس نے بات ختم کی تو اس نے سر اٹھایا۔ اویس اسے ساتھ لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ مہروش خود ہی ہمت کر بیٹھی تھی۔ اویس مہروش نے اس کی تھائی پر بیٹھتے ہی بازو اس کی گردن میں ڈال کر تھاما اور پھر ماتھے پر چوڑا سانسیں لی اور مہروش کیا ہوا ڈارلنگ، آر یو اوکے؟ اویس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسے ہلایا تو اویس کے کندھے پر سر رکھتی ہچکیوں سے رو دی۔ مما مجھے صرف ماما سے ملوا دیں پلیز، میں اب مزید ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز صرف ایک دفعہ بابا سے ملوا دیں، وہ شدت سے روتی ہوئی بولی تو اویس نے تکلیف سے آنکھیں مچ لیں۔ وہ کیسے سنبھالتا اسے، کب سنبھالتا؟ اس نے ہر موقع پر اپنی ہی فیملی کو یاد کرنا تھا، کتنے دن اسے بہلا لیتا۔ اویس نے لمحہ بھر سوچا اور پھر ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے
प्रॉमिस करती हो तो तुम अपना ख्याल रखोगी तो रोगी नहीं, तो आइंदा अपनी फैमिली से मिलने की ज़िद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मामा से मिलवा दूंगा। अवैस ने उसके बालों में हाथ चलाते हुए कहा तो महरोश ने सार उसके कंधे से उठाकर उसकी तरफ देखा और अब उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अवैस के होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट बिगड़ गई। प्रॉमिस, अब आपकी सारी बातें मानूंगी, मुझे आप मामा से मिलवा दें। वो बच्चों की तरह आंखों में चमक लिए बोली थी। अवैस ने नरमी से उसकी मुस्कुराहट को अपने होंठों में महसूस किया और अगर पीछे हुआ। महरोश को अचानक अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो वो एकदम से सीधी हुई। आराम से मैडम, अब आप अकेली नहीं हैं जो उछल रही हैं। अवैस की बात पर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते और दुपट्टा ठीक करने लगी। अवैस भी उठकर कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया, क्योंकि ये कपड़े उसकी बीवी खराब कर चुकी थी। इसी वजह से सीरत खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी निगाहों से बहराम को देख रही थी, जो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। सीरत का दिल गोल गप्पे खाने को जा रहा था, लेकिन बहराम को इसे कहते हुए इसे हिचकिचाहट हो रही थी। अब हवेली बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर थी। वो चंद मिनट में ही हवेली पहुंचने वाले थे। उसकी बेतुकी फरमाइश पर बहराम ने हैरत से उसे देखा। अब याद आ रहा है तुम्हें? बहराम ने अजीब नज़र से उसे देखते हुए पूछा। उसने मासूमियत से सर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम जाने की। तुम्हें लगता है मैं रात के 11 बजे तुम्हें गोलगप्पे खिलाने ले जाऊँगा? बहराम ने उसे घूरते हुए कहा तो सीरत ने मुँह बिसोर उसे देखा। बहराम अब गाड़ी हवेली के पोर्च में पार्क कर चुका था। वो गाड़ चाबी बाहर निकालता हुआ निकला और रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? वो उसकी तरफ दरवाज़ा खोलकर बोला और वो बगैर बहराम को देखे ही अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई। तो बहराम को एहसास हुआ कि उसने पहली दफ़ा कोई फरमाइश की थी। आओ चलें, वो बुलंद आवाज़ में बोला तो सीरत फ़ौरन पलटी और फिर चेहरे पर खुशी के रंग बिखर चुके थे। वो तकरीबन भाग कर दोबारा फ्रंट सीट पर आ बैठी तो बहराम भी उसके पीछे बचपने पर सर झटकता हुआ पराडो हवेली से बाहर निकाल के गया। तुम गाड़ी में ही बैठ के खाओगी, इस वक्त बाहर नहीं निकला। बहराम ने गाड़ी मेन रोड पर डालते ही सख्ती से कहा तो वो मुंह बना गई। ये क्या बात हुई भला? इतने दिनों के बाद हवेली से बाहर निकले हैं, वो भी गाड़ी में बैठकर। उसकी बात पर बहराम ने अचानक ब्रेक पाँव पर रखा था। चलो अब बता देता हूँ, तुम गाड़ी में ही बात बैठ कर खाओगी? बहराम ने संजीदगी से बोला। उसका लहजा इस कदर अजीब था, रूह वाला था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो ऐसे से सर झुका कर बोली। बहराम मुस्कुराया। डैट्स लाइक अ माई गर्ल, उसने मोहब्बत से कहा तो सीरत धीमा से मुस्कुराई। फिर बहराम ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और वेटर को वहीं बुलाकर ऑर्डर किया। और सीरत क्या हुआ? बहराम ने सीरत के उसीले तासुर को देखते हुए सवाल किया। वो मुंह बसोरती हुई रुख बदल गई। क्या हो जाता है अगर हम रेस्टोरेंट में बैठकर खा लेते? उसने एक दफ़ा फिर वही बात की तो बहराम भड़क ही उठा। अब अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात निकली तो मैं गाड़ी यहीं से वापस हवेली मोड़ लूँगा। खाने हैं तो खामोशी से खाओ, नहीं तो चलते हैं। वो बुलंद आवाज़ में दाड़ तो सीरत बिल्कुल दरवाजे से चिपक गई। सीधी होकर बैठो, बहराम ने फिर से उसे घूरा, गुस्से से नहीं बल्कि आराम से। कुछ ही देर के बाद वेटर आता दिखाई दिया तो सीरत गोलगप्पे देखकर फिर से सब कुछ भूलती हुई खुश हो चुकी थी। बहराम उसकी हालत से बहुत मुतासिर था। वो चाहे उसे जितना भी डांट डिपट कर ले, एक तो वो बहस नहीं करती थी, दूसरा खुद ही मान जाती थी। वेटर सीरत की साइड पर आया तो उसने शीशा खोला तो बोझ उठाकर ट्रे की सीरत नीचे किया और उसकी हरकत पर सीरत का खौफ दिल से बांध में आया। उसे तेज़ी से अपना हाथ वापस खींचा। वेटर मुस्कुराकर हबासत से उसे देख रहा था। बहराम ने जब सीरत को अचानक हाथ पीछे करते देखा तो एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जहाँ खौफ वाज़ेह महसूस किया जा सकता था। कुछ नहीं, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ कहा उसने तुम्हें? बहराम इंतहाई वहशत से बोला तो सीरत आंखों से आंसू लिए सर झुका गई। बहराम ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मजीद आँख बगोला हो गया। वो झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो सीरत ने परेशानी से उसे देखा, यानी वो जान चुका था। बहराम ने आगे बढ़कर ऑर्डर वेटर से लेकर नीचे फेंका और ज़मीन पर धक्का देता हुआ उसे लातों की बारिश करने लगा। सीरत बाहर जाकर उसे कंट्रोल करना चाहती थी, मगर वो उसे गुस्से में देखकर डरी हुई गाड़ी में ही बैठी रही। जब काफ़ी लोग जमा हो गए तो वेटर गिड़गिड़ाकर उसे माफ़ी मांग रहा था। बहराम रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाकर इसी वक्त इस वेटर को फायर करवा दिया था। उसे एक आखिरी लात मारता हुआ वापस गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। सीरत तो सांस रोके बिल्कुल ही दरवाजे से लगी बैठी थी। रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, बहराम लहजे को नरम करता हुआ बोला और पठान हूँ था। इतने आराम से गुस्से जाने से रहा, मगर सीरत खामोशी से बैठी रही और उसकी बात पर थोड़ा सा सीधी हुई और दिल हनोज यूं ही कपकपा रहा था। बहराम ने गाड़ी हवेली में रोकी तो वो भागकर बाहर निकलती अपने कमरे में चली गई। अरमान को आज हारिस ने अर्जेंट बुलाया था। वो असर होते ही ऑफिस से निकलकर उसके घर आया था। अब दोनों ड्राइंग रूम में बैठे एक मुलाजमा टेबल पर खाना
کھانے پینے کی آئٹم جا رہی تھی اور ارمان حارث کے چہرے سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ بات کچھ سیریس ہے۔ جیسے ملازمہ میز سیٹ کر کے کمرے سے نکلی تو ارمان نے سوالیہ نظروں سے حارث کو دیکھا۔ جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں کہ یہ کام عبید خان نے کروایا ہے۔ حارث کی بات پر ارمان نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ تو عبید خان کو بھول ہی چکا تھا۔ تقریباً 3 ماہ پہلے گاؤں میں الیکشن کے لیے سیٹ کی منتخب کی تھی۔ چونکہ ازمیر خان زادہ گاؤں کے سب سے بڑے امیر، ایماندار اور قابل احترام شخص تھے اور سب کا یہی فیصلہ تھا کہ ان کے گاؤں کی سیٹ پر وہ کھڑے ہوں گے اور اذلان شاہ ان کے پارٹنر بن کر لڑیں گے۔ عبید خان اس سیٹ کو خود لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت وویلا مچایا تھا۔ اس دفعہ اسے سزا دے گا مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ وہ ازمیر خان زادہ کے پاس آیا اور اسے سامنا کرنا چاہیے تھا۔ ازمیر خان زادہ نے اس دھمکی کوئی اثر نہیں ہوا اور ایک جانتے تھے کہ عبید خان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب جب الیکشن صرف 2 مہینے کے بعد ہونے تھے، اس کا مقصد احتشام کو مارنے کا الزام ارمان پر لگا کر ان دونوں خاندانوں میں دشمنی بنا کر خود اذلان سے ملنے کا تھا اور وہ خود ہی اس سے مل جاتا تو اس سے ازمیر کے خلاف ہوتے۔ یوں اذلان شاہ کبھی ازمیر خان زادہ کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور نہ ہوتا اور سیٹ چھوڑنی پڑتی۔